नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी रेड अलर्ट में आपका स्वागत है। और आज हमारे बीच सीधी बात के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में डॉक्टर संजीव चांदोरकर जी हमारे बीच हैं। भारतीय कांग्रेस पार्टी में वर्तमान में आपने दावेदारी भी रखी है नरसिंहपुर से टिकट के लिए, तो वहीं आप लगातार समाज सेवा के रूप में भी कार्य लगातार करते हैं और आज वो हमारे बीच में, हम उनका स्वागत करते हैं। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मदन जी। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी बात और बहुत काफी दिनों बाद देखने सुनने मिली थी कि जब मीडिया हम लोग जा रहे थे, आपने एक यात्रा के दौरान को कार्यक्रम था, शायद मुझे लगता है कि राहुल जी की कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में आपके पास माइक था और उस माइक में आपने, मैं वहां से गुजर रहा था और आपकी जब मैंने भाषण सुने और उनमें जो तेज सुना तो हमें वहां मजबूरन होकर रोकना पड़ा और हमने उसको रिकॉर्ड किया। खबर भी बहुत बड़े रूप में चली थी। तो दबे स्वर गरजे हमने उसको नाम दिया था कि काफी लंबे समय से जो दबे स्वर थे वो बहुत दम से बरस पड़े, गरज पड़े। क्या था सर वो पूरा मामला, और क्या आखिर जिस प्रकार से जिस क्रोध के साथ आप सड़कों पर, क्योंकि नुक्कड़ की हम कह सकते सभा थी, वो लगातार चौराहे चौराहे से कार्यक्रम था वो, तो उसमें आपकी जो गर्जना है वो क्या, कौन सा ऐसा दुख है, ऐसी कौन सी खीज है जो आपने सड़कों पर निकाली? नहीं, खीज नहीं है, वो कार्यक्रम था राहुल गांधी जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने, आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उस भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूर्ण हुआ था। उस संदर्भ में प्रत्येक जिला स्तर पर कांग्रेस के निर्देश पर ऐसी यात्रा निकाली गई थी और नुक्कड़ सभाएं ली गई थी। आक्रोश जनता का आक्रोश है और जनता का आक्रोश राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को और प्रमुख राजनीतिक विपक्षी दल आज कहें हम सरकार में, तो ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उसको जनता के सम्मुख लाने का प्रयत्न करें। और वो हमने उजागर किया कि जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सरकार है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं, पिछले 2003 से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीच का 15 महीने का कालखंड छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी सतत सत्ता में है प्रदेश में। जिले में भी अधिकांश समय के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि विधायक हैं और रहे भी हैं। एक 5 साल का कार्यकाल 2008 से 2013 का छोड़ दे तो। परंतु जो नरसिंहपुर की दुरावस्था है वो किसी से अनदेखी नहीं है। वो सभी को मालूम है कि क्या स्थिति नरसिंहपुर की 2003 के पहले थी और 2023 में आज क्या स्थिति है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, अशिक्षा भी यहाँ पर बहुत अत्यधिक है, स्वास्थ्य की सेवाएं पूरी चरमरा गई हैं। नगर पालिका प्रशासन या नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं निभा पा रही है। जबकि अगर कहें तो 3 टायर गवर्नमेंट है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्थानीय इकाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उसके बावजूद भी जो दुरावस्था शहर की और नागरिकों के साथ जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, वो पीड़ा असहनीय होते जा रही है। अब पानी सर से ऊपर हो गया है, इसलिए ये सब व्यक्त होते हैं। सर, एक बड़ी बात निकल के आती है कि एक बात तो पब्लिक के बीच में, आप तो क्या, हम लोग जब ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि वोटर मतदाता जो वो बहुत समझदार हो गया है। तो उन परिस्थितियों में ये है कि जैसे रोटी कपड़ा और मकान, बिजली पानी सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मतदाता जान चुका है कि इसी के लिए हम आपको वोट दे रहे हैं। जब इसको विकास के लिए गिनाया जाता है तो मतदाता इस बात को मीडिया से भी बहस करता है और नेताओं से भी करता है कि ये सब जो चीजें है ना, नाली बनना, सड़क बनना, रोड बनना, ये होना, ये तो इसके लिए तो हम आपको आशीष दे रहे हैं, इसके लिए तो हम आपको खड़ा कर रहे हैं कि आप हम जाइए और हमें जीत के आते हैं तो आप हमें ये काम कराइए हमारे। तो लेकिन एक उपलब्धि की यदि हम बात करते हैं कि कोई बड़ी उपलब्धि, जैसे हमारा नरसिंहपुर जिले की बात करते हैं तो कृषि प्रधान जिला है। कृषि को लेकर कोई उपलब्धि, जैसे किसानों को सबसे बड़ी चीज चाहिए क्या? सबसे बड़ी चीज है पानी के लिए बिजली, सेकंड चीज है बीज, थर्ड चीज हो गई हमें खाद। किसान को सिर्फ इतना चाहिए, लेकिन इतना भी उपलब्ध नहीं कराया जा पाता। आगे बढ़ जाते हैं तो जो बच्चे बच्चियां हैं हमारे, उनके लिए रोजगार, जो भी आज देखें हर घर की एक परेशानी आ खड़ी हो रही है कि नरसिंहपुर जिला कस्बाई जिले के रूप में तो जाना जाता है, अब तो कस्बाई अपन ग्राम के रूप में भी देख सकते हैं उसको।
तो कंडीशन ये बन के आ रही है कि बच्चे बेरोजगारी से परेशान हैं। और भाजपा के जो नेता हैं लगातार अभी डिबेटों में या कार्यक्रमों में जब उनके इंटरव्यूज हुए तो उन्होंने कहा कि नरसिंहपुर में बेरोजगारी जैसी कोई समस्या है ही नहीं। यहाँ दूसरे जिले के छिंदवाड़ा जिले के जो हैं वो लोग आते हैं और हम वहाँ उनको रोजगार देते हैं। तो इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये तो सोच का फर्क है। अगर आप जो बेरोजगारी का प्रश्न है तो बेरोजगारी दो प्रकार की हो सकती है, एक शिक्षित बेरोजगार और एक अनस्किल्ड या अशिक्षित बेरोजगार। तो अशिक्षित बेरोजगार जो है, जिसे हम लेबर कहते हैं, ये कामगार कहते हैं, वो छिंदवाड़ा जिले से आ सकते हैं, वो अन्य जिलों से आ सकते हैं, मंडला से आ सकते हैं, वो खेती में मजदूरी के लिए आ सकते हैं, ये हो सकता है। तो क्या हम इसे एकमात्र रोजगार का माध्यम माने कि यही रोजगार है? जो हमारे यहाँ के शिक्षित बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए क्या है? आज कोई यहाँ पे कोई उनके लिए अवसर नहीं है। जो चयन परीक्षाओं में बैठते हैं तो उनमें घालमेल हो रहा है, उनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उनमें लीपापोती हो रही है, अपनों को भर्ती की जा रही है, परीक्षा के नतीजे सही नहीं आते हैं, परीक्षाएं सही टाइम पे ली नहीं जाती, अगर रिजल्ट आ गए तो उनको नियुक्तियां समय से नहीं मिलती। ये बेरोजगारी है। आज सरकारी नौकरियां अगर आप देखेंगे तो कितनी सरकारी नौकरियां इन्होंने उपलब्ध कराई, नगण्य के बराबर है। और हमारे यहाँ पे बच्चे टैलेंटेड हैं, पढ़ लिख लेते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं। स्वरोजगार के लिए यहाँ स्थापित करने, स्टार्टअप का जहाँ तक हम प्रश्न करने की बात करें तो स्टार्टअप के लिए यहाँ पे कोई इंसेंटिव नहीं, कोई यहाँ पे प्रोत्साहन नहीं, यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बनाया नहीं। एक बहुत पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो कठौतिया के पास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये चिन्हित किया गया था। आज भी जाके देख लीजिए वहाँ कुछ है क्या? वहाँ एक टपरिया तक नहीं बनी, वहाँ डेवलप ही नहीं किया सरकार ने। वो डेवलप करे तब वहाँ पे कोई स्टार्टअप आए, तब लोगों को 10 लोगों को रोजगार मिले। जो थोड़े बहुत रोजगार के साधन यहाँ पर थे वो भी बंद होते चले जा रहे हैं, वो भी बंद हो गए। एक शुगर मिल जो है तो शुगर मिल कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है? उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो अधिकांश लेबर कैटेगरी का एम्प्लॉयमेंट है। टेक्निकल या दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयमेंट वो है नहीं, अच्छे महाविद्यालय नहीं, बच्चों को अच्छे कोई कोर्सेस अवेलेबल नहीं, कोई पढ़ाई के लिए अच्छे संसाधन नहीं। इंजीनियरिंग पढ़ के, हमारा कृषि प्रधान जिला है। आपने सही कहा कि खेती के लिए आपको पानी चाहिए, आपको बिजली चाहिए, आपको अच्छा बीज चाहिए, अच्छे प्रकार का खाद चाहिए, समय पर चाहिए, सस्ती दरों पर चाहिए। इनमें से एक भी चीज की आपूर्ति सरकार नहीं कर रही। ना बिजली पर्याप्त मिलती है, ना वो सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो पाती, क्योंकि बिजली नहीं मिल पाती। नहरें जो हैं वो पूरी तरह से बनी नहीं है, तो नहरों से भी पानी पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा। खाद बीज जो कहते हैं उसमें मिलावट अत्यधिक है और अनाप शनाप रेट ब्लैक में बिक रहा है, जब चाहिए तब नहीं मिल रहा है, ये स्थिति है। पर इसके अलावा जो महत्वपूर्ण ये है कि किसान आज चाहता है कि उसकी लागत मूल्य से डेढ़ा उसको दाम कम से कम मिले। ये मोदी सरकार से लेके सारे लोगों ने कहा, ये जो स्वामीनाथन आयोग था उसने एमएसपी पे भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो लागत मूल्य है उस लागत मूल्य में डेढ़ा, और जो व्यक्ति जो उस खेत में काम करता है उसका भी मेहनताना उसमें जोड़ा जाए, तब तो उसका समर्थन मूल्य निकलेगा। आज किसान को पैसा नहीं मिल रहा है, किसान की फसल औने पौने दाम में बिकती है। खरीदी का सीजन अगर मार्च अप्रैल में शुरू होना चाहिए तो वो शुरू होता है मई जून में, जब तक आधे से ज्यादा क्या 80% किसान अपना माल फुटकर व्यापारियों के यहाँ बेच के फुर्सत हो चुका रहता है। जो बड़ा किसान है वो भर माल अपना रख पाता है। तो जो मंडियों में शासकीय खरीदी में जो माल आता है, अगर उसके तह में जाएंगे तो पाएंगे कि वो व्यापारियों का माल है। किसान का माल तो वो 1 महीने पहले फुर्सत हुआ। हमारे सामने ताजा ताजा मूंग की उदाहरण थी कि मूंग की खरीदी जब होना थी तब हुई नहीं, इतनी लेट चालू करी और कहने लगे कि बम्पर खरीदी हो रही। अरे माल तो सब सेठों का आ रहा था। तो आज मंडी की दुरावस्था, मंडी में हड़ताल चल रही है, मंडी में हड़ताल चल रही है। व्यापारियों से टैक्स जबरदस्ती दुगना 2% मांगा जा रहा है। व्यापारी चाह रहे हैं कि टैक्स कम हो, उन्होंने मंडी बंद करके रखी है। अब जो छोटा किसान है जो अपने रोजमर्रे के जिंदगी के लिए अनाज घर में रखता है कि आड़े वक्त पे जाके मंडी में बेचे, पैसे कमाए और अपना घर बार चलाए, आज वो चना या गेहूं लेके आ रहा है, मंडी बंद है, कहाँ बेचेगा भाई? व्यापारी के पास बाहर खरीद रहे व्यापारी। ऐसा नहीं है कि व्यापारी नहीं खरीद रहे, पर मंडी में खरीदेंगे तो बोली से खरीदेंगे, शायद रेट ठीक मिले।
पर आज औने पौने दाम में बेच के अपने काम चलाना पड़ा। कुल मिला के किसान का तो शोषण इस सरकार में बेहद बेइंतहा हो रहा है। क्या लगता है सर, जैसे भाजपा की जब हम जिम्मेदारों से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कांग्रेस कार्यकाल ने लगातार शोषण किया, क्योंकि अब मीडिया का काम है, मीडिया तो अपना करेगी, क्योंकि दोनों से सवाल करना हमारा नैतिक दायित्व तो बनता है। तो वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप उन पर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आके जो वस्तु स्थिति में यदि हम आते हैं तो ग्राउंड जीरो पे तो परेशान तो सिर्फ यहाँ बेरोजगार है और एक परिवार है, क्योंकि परिवार लगा हुआ है, और यहाँ किसान है और उसका जो वार्षिक जो उपज आती है वो उससे उसको ना आने से उसका पूरा घर भर जो है वो पूरा मतलब डैमेज मानने की कि डैमेजनेस परिवार में उत्पन्न होती है। वहीं दूसरी ओर जब बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, उनको रोजगार नहीं मिलता, उनको स्वरोजगार की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं होती, तो उन स्थितियों में वो परिवार भी डैमेज हो रहा है। तो अपन देखें दोनों तरफ से एक कहीं ना कहीं हमारी युवा जो पीढ़ी है वो भी डैमेज हो रही है और किसान भी डैमेज हो रहा है। इन परिस्थितियों को कांग्रेस की भी सरकार रही है, अभी 15 महीने की सरकार थी, आगे बढ़ जाए तो 8 से 13 तक भी यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे नरसिंहपुर में। इन सब परिस्थितियों को यदि हम इन दोनों चीजों को देख के देखें तो वास्तव में तो शोषण तो नरसिंहपुर जिले के मतदाताओं का हुआ, परिवारों का हुआ। यार आपने कहा 2003 से 2003 के पहले का आप चित्र उठा के देख लीजिए, और 2003 के बाद 2004 से लेके 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही। आप उस समय केंद्र सरकार का देख लीजिए। केंद्र सरकार जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो भारत में जो आर्थिक सुधार का नींव रखी गई वो नरसिम्हा राव जी के जमाने में रखी गई, और उसको तेजी गति दी थी मनमोहन सिंह की सरकार ने। और किसानों की जहां तक आय की प्रश्न है और किसानों का कर्ज माफी का काम है, तो वो मनमोहन सिंह की सरकार के जमाने में पहली दफा चालू हुआ कि किसान का कर्जा माफ करने का काम पहली दफा हुआ। किसान की आय अगर देखेंगे तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये जो दाल दलहन है इनके दाम 10-10 हजार रुपए हुआ करते थे, आज 5,500, 6,000, 4,500 इसमें किसान को बिक रहा है। जो आप खेती में लगने वाली जो बेसिक चीजें हैं, जैसे आज डीजल है, पेट्रोल है, बिजली है, आप इनको देखिए कि डीजल के दाम कहां से कहां पहुंच गए। क्या डीजल के दाम पहले थे और आज डीजल के दाम क्या है, आसमान छू रहे हैं सब। कैसे किसान को पड़ता पड़ेगा, उसको ट्रैक्टर में डीजल चाहिए, उसको थ्रेशिंग के समय उसको डीजल चाहिए। हमारी सरकार जो 15 महीने की सरकार थी तो कमलनाथ जी ने बिजली में सब्सिडी दी। आज जो 5 हॉर्स पावर पे जो कटौती करके जो रेट कम किए वो आज भी किसान को उसका लाभ मिल रहा है, वो हमारी सरकार ने किया था। हमारी सरकार ने तब 200 यूनिट बिजली को सब्सिडाइज रेट पे देने का काम किया। आने वाली हमारी कांग्रेस की सरकार जो आएगी उसने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 5 हॉर्स पावर तक का पंप कनेक्शन निःशुल्क रहेगा। उनका जो बकाया बिल है वो सरकार भरेगी। 100 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी, 200 यूनिट बिजली आधे में दी जाएगी। किसानों पे लदे हुए जो मामले हैं, जो आमतौर पर वो जब मंडी में माल बेचने जाते हैं, कहीं कुछ जाते हैं, उनके ऊपर ये छोटे मोटे मुकदमे वहां मंडी में जो बनते हैं, बहस के होते हैं, आपसी वाद विवाद के होते हैं, ये सारे मुद्दे वापस लिए जाएंगे। ये हमारी कांग्रेस की सरकार जो है ये हमेशा से गांव, गरीब, किसान, मजदूर के प्रति सोचने वाली सरकार है। अगर भारत में हरित क्रांति किसी ने लाई थी तो वो कांग्रेस के ही नेतृत्व में आई है, ये भूले नहीं। सफेद क्रांति भी कांग्रेस के नेतृत्व में आई है। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी इसके ज्वलंत उदाहरण है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हम एक टाइम अन्न खाएंगे। हम जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ये भाजपा ने नहीं दिया। भाजपा ने कोरी बातें करी है। शिवराज ने कहा, शिवराज जी ने एक सभा में कह दिया कि किसानों की उपज दुगनी हो गई। अरे किसानों की उपज दुगनी अगर हुई है तो किसान की मेहनत से हुई है, किसान उसमें जो इनपुट कर रहा है उससे दुगनी हुई। मगर वो 4 बोरा पैदा कर रहा है, मगर मुश्किल से आधे बोरे के बराबर का पैसा घर में आ रहा है। पैसा दुगना होना चाहिए भाई, उपज अकेली दुगनी होने से नहीं होगा, उसकी आय दुगनी करना है। हमको अकेली उपज नहीं दुगनी करना, हमको आय दुगनी करना है। इस क्षेत्र में पूरी तरह से फेल है। जहां तक बेरोजगारी या रोजगार का प्रश्न है, आज नरसिंहपुर में कोई रोजगार के अवसर नहीं। दुर्भाग्य से कोविड काल में बहुत से हमारे पढ़े लिखे जो युवा थे वो बाहर नौकरियों में थे, कहीं काम पर थे, कोई पैकेज में काम कर रहे थे, अच्छा पैकेजेस मिल रहे थे, पर उनकी नौकरी छूट गई। कुछ जीएसटी के कारण छूट गए, जीएसटी के कारण कुछ लोगों को नौकरी से बाहर होना पड़ा। कुछ डीमोनेटाइजेशन की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति, मतलब जो नोट का बंदीकरण हुआ, जो नोट
उन्होंने विड्रॉ किए, उसकी वजह से मंदी आई। मंदी के दौर में बहुत से लोग बेरोजगार हुए। आज वो सारे के सारे रोजगार, जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो किसान परिवार से आते हैं, उन्होंने पढ़ लिख लिया, किसी ने बीटेक कर लिया, किसी ने एमबीए कर लिया, कोई बीई है। अब वो खेत में हल नहीं चला सकता, वो ट्रैक्टर नहीं चला पा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, तो वो बैंक से कर्ज लेके या अपने माता पिता की जमा पूंजी में से एक दुकान लगा रहा है। उस दुकान में कहीं चाय की ठेला लगाया है उसने, कहीं कॉफ़ी पार्लर खोला है। कोई धंधा, कोई व्यवसाय बुरा नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि क्या एक एमटेक व्यक्ति को, जो एमबीए व्यक्ति था, जो अच्छा रोजगार कर सकता था, क्या उसको इसी तरफ जाना था? अगर उसको इसी व्यवसाय में जाना था तो वो दूसरा भी रोजगार, दूसरी भी शिक्षा के साथ कर सकता था। तो हमने एक टैलेंट भी खराब किया और एक आदमी को बेरोजगार के कारण ये हालात आए, ये सब उसके कारण से हुए। वरना भाई ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती ना, यहाँ पे कोई रोजगार। जबकि हम मेन ट्रैक के लोग हैं, हम बॉम्बे हावड़ा लाइन पे हैं, हमारे से दिल्ली कनेक्टेड है, नागपुर हमसे कनेक्टेड है, और अभी तो बिना की रिफाइनरी चालू हो गई। अगर हम यहाँ पे, जैसे गडकरी जी कहते हैं, इथेनॉल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अगर कुछ करती, तो हमारे यहाँ पे इतनी सारी शुगर मिल है, हम यहाँ पे इथेनॉल बनाए 3.5 घंटे में हम बिना रिफाइनरी में दे सकते हैं। इथेनॉल से पैसा मिलेगा, इथेनॉल से गाड़ियाँ चलेंगी, किसान को 2 पैसे अतिरिक्त मिलेंगे। पर ये हमारी सरकार, कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो वो ये निश्चित करेगी। एग्रो इंजीनियरिंग कॉलेज नरसिंहपुर में खुलेगा, नरसिंहपुर में इंजीनियरिंग महाविद्यालय खुलेगा, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजय नारायण मुशरान के ज़माने में खुला। उसमें मैं, अब तो मुझे मालूम भी नहीं कि कितने कोर्स, मतलब ये स्थिति है कि आप सामान्य पढ़े लिखे नौजवान युवा से पूछे कि क्यों 12वीं पास है, कि क्यों पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज जो नरसिंहपुर में है, उसमें कौन कौन से कोर्स है, उसे मालूम नहीं। क्योंकि आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं कि जो लोगों को बताए कि पॉलिटेक्निक में ये 4, क्योंकि आपने बढ़ाया ही नहीं, 4 कोर्स वहाँ चल रहे हैं, फर्श में 1-1 फुट के गड्ढे हो गए। अब तक वहाँ पे एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय खड़ा हो जाना चाहिए था, एग्रो इंजीनियरिंग महाविद्यालय, जिसे हम कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहते हैं, वो हो जाना था। गन्ना अनुसंधान केंद्र यहाँ पे खड़ा हो जाना चाहिए था। अब तक ये सब हो सकता था। इच्छा शक्ति कम है, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, उनमें विजन कम है, विजन नहीं है, सोच नहीं है। मैं तो 2003 के बाद से 2023 तक, आज भी आप भी शहर में घूमते हैं, आप एक भी मुझे विधायक के नाम पर कोई उपलब्धि बता दें कि इन्होंने कुछ किया हो। महाविद्यालय, जो पीजी महाविद्यालय है, उस पीजी महाविद्यालय में विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा लगी है। ये वर्तमान विधायक जी जब 2003 में उमा जी के साथ बाहर चले गए थे तो जन भागीदारी से हटा दिए गए, मैं अध्यक्ष बना। उस काल में हमने जो लड़के उस महाविद्यालय से पढ़कर नरसिंहपुर में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उनसे अनुदान लेके वो मूर्ति खड़ी की। हमने छात्रों का जो शुल्क होता है, जो फीस जमा होती है, जो उस फीस से नहीं ली है हमने मूर्ति। हमने उस महाविद्यालय से जिन्होंने पढ़ा, उनका वो ऋण है उस महाविद्यालय के प्रति, उसके लिए कुछ करे। उसे कहते हैं जन भागीदारी। ये नहीं कि छात्र की फीस जो जमा होती है और उसका जो शुल्क है उसी से कर ले। जी जी। आज एक भी मुझे जनप्रतिनिधि ने बताया कि इन्होंने कोविड काल में कुछ अपने गांठ से दिया हो। तो आपने सांसद निधि से 50 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए, विधायक निधि से 15 लाख दे दिए, 11 लाख दे दिए। अरे जेब से बताइए कि आपने 5 रुपए दिए हो तो वो आपकी मिल्कियत के, ये तो हमारा पैसा था भाई। जो सांसद निधि है, जो विधायक निधि, वो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, वो हमारा पैसा है। वो आपको डेवलपमेंट काम के यूज करने के लिए संविधान में आपको दिया है, वो आप दे रहे हो और कह रहे हो मैंने निधि दी कोविड काल में। हमारे विवेक कृष्ण तनखा जी हैं, सांसद राज्यसभा के, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत मिल्कियत से, अपनी आय से कोविड के लिए सहायता पहुंचाई। ये कहलाता है सोशल वर्क। ये नहीं है कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रखा और गोली चलाओ और कहो कि अपनी पीठ थपथपाओ कि हम समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। अरे अपने जेब से 5 पैसे बताए। हम लोगों ने, आईएमए के चिकित्सकों ने अपनी जेब से पैसा दिया, आईएमए ने दिया, अनेक व्यापारियों ने दिया, सामान्य व्यक्तियों ने दिया, जिसकी औसत आय भी बहुत ज्यादा नहीं थी, उसने भी कोविड में अपने जेब से चंदा दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे विजन वाले लोग होना, जब तक ये विजन के लोग नहीं रहेंगे तब तक ये स्थिति ऐसी रहेगी। और ये विजन केवल और केवल कांग्रेस में है। सर, कांग्रेस की यदि बात करते हैं तो कांग्रेस में भी जो हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी का, आपका भी दावा है कि 4 सीट आप निकालेंगे, आपका भी दावा होगा कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन जो वस्तु स्थिति नजर आ रही है तो कैंडिडेट्स के साथ
जो टीम होना चाहिए या जो लोग होना चाहिए, गणमान्य लोग हैं जिनकी अपनी एक वजनदारी होती है, वो नज़र नहीं आ रहे। वो सब फैल फुट नज़र आ रहे हैं। हम कहें कि भीतर घात की जो स्थितियां होती हैं, ये वर्तमान परिस्थितियां दिख रही हैं कि किसी के साथ कोई नहीं, सब अपनी अपनी मुरली अपना राग बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इन परिस्थितियों में कांग्रेस आप विजय पताका लहरा पाएगी? आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कार्यक्रम करती है। उन्होंने अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग नेता जन आशीर्वाद यात्रा लेके निकले। तो आपका कहना यह है क्या कि वहाँ पे एक दूसरे के प्रति उनके मन में दुर्भावना है, इसीलिए नरोत्तम मिश्रा जी की जन यात्रा में शिवराज नहीं, शिवराज जी की जन यात्रा में प्रहलाद जी नहीं, प्रहलाद जी की जन आशीर्वाद में दूसरा? ऐसा नहीं है। आज चुनाव घोषित होने दीजिए। आज चुनाव की घोषणा हुई है क्या मध्य प्रदेश में? नहीं, अभी नहीं हुई। हाँ, क्या कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूचना घोषित हो गई है, सूची? अब ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति कांग्रेस के समर्थन के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान कीजिए, कांग्रेस को मजबूती दीजिए, कांग्रेस का साथ दीजिए। इसके लिए अगर वो घर घर आह्वान करते हैं, गली गली आह्वान करते हैं, गांव गांव जाकर आह्वान करते हैं, तो कौन सा गैर काम है ये? कांग्रेस के लिए करेंगे। अब कोई उसमें कोई ऐसा नहीं। हाँ, जब हम प्रत्याशी घोषित हो जाए, हमारा कैंडिडेट तैयार हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद आप देखिएगा कि एक टीम वर्क के साथ सारे लोग काम करेंगे। समझौता नहीं होगा सर, जैसे होते चले आ रहे हैं। हम देख रहे हैं ये परंपरा नरसिंहपुर की है, काफ़ी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं। 89 के बाद से जो परिस्थितियां बनती थी कि यदि दो लोग मैदान में हैं कि हम दो दावेदार हैं, एक को टिकट मिल गई तो दूसरे को सपोर्ट कर देता है। तो इन परिस्थिति ऐसा लगता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका ऐसा मानना है क्या कि वोटर बिकाऊ है, नेता बिकाऊ है, वोटर बिकाऊ नहीं है? ये हमेशा नेता बिक गए। आज आपने विधानसभा में देखा, बड़े बड़े नेता बिक गए, वोटर नहीं बिके। वोटर नहीं बिकता भाई। आपकी जो विचारधारा है, आपको जिसके प्रति सोच है, आप जिसको अच्छा मानते हैं, आपको जो लगता है कि ये मेरे और मेरे समाज के और ये मेरे वर्ग के हित के लिए या क्षेत्र के हित के लिए ये अच्छा काम करेगा, आदमी उसी को वोट देगा। समझौता एक्सप्रेस की बात में कर रहा हूँ। नहीं, समझौता एक्सप्रेस क्या होता है, जो जैसे लगता है कि 3 दिन पहले तक परिणाम लगते हैं कि यार यहाँ ऐसा हो रहा है, अनुमानता है, और बाद में अप्रत्याशित परिणाम आ जाते हैं। तो उन समितियों में जानकारी यहाँ वहां से लगती है, चर्चाओं में कि यार ये समझौता हो गया, समझौता एक्सप्रेस चल गया। तो ये तो परंपरा चलेगी ना सर आगे चल के? नहीं, राजनीति में ये जो एक चरित्र में मनुष्य की गिरावट आई है, वो राजनीति के चरित्र में गिरावट आई है। जी। कि अगर कोई पैसे से वोट खरीद लेगा, कोई शराब से वोट खरीद लेगा। आप मुझे बताइए कि चुनाव की समय बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल बजने वाला है, उसके 4, 6, 8 महीने पहले अगर आप किसी को कहो कि हम आपको 1000 रुपये देंगे, हम आपको अब 1250 रुपये देंगे, अब अमुक देंगे, अब तुम्हारे 3000 करेंगे, अब तुम्हारे 6000 करेंगे, अब तुम्हारे 10,000 करेंगे, तो क्या यह भी एक प्रकार से वोट खरीदने का तंत्र तो नहीं है? इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, ये गलत है। आप सरकार में हो पिछले 18 साल से और वर्तमान में आप 3.5 साल से हो। अगर आप इतने ही जनहितैषी हैं और आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो यह आप पहले भी कर सकते थे, करना चाहिए था, नहीं किया। हमने तो कहा कि हम जब आएंगे तब करेंगे, हमने ऐसा नहीं किया। हमने तो मुद्दा छीनने की रणनीति चल रही है। हमने किसानों का, आपने कहा उन्होंने छीन लिया। नहीं, छीनने का नहीं है, लोग समझते हैं इन चीजों को। लोग समझ रहे हैं कि कोई हम कोई बिकाऊ वस्तु है क्या? हम कोई बिकाऊ वस्तु हैं कि जो आप हमको खरीद लोगे? नहीं, भीतर घात या जो आप बात कर रहे हैं समझौता वगैरह, नहीं, ये सब नगण्य है, ये सब नगण्य है, इसका कोई असर नहीं। आदमी का कैरेक्टर तगड़ा हो, आदमी का इम्पैक्ट अच्छा हो, तो कुछ नहीं होता। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो सर आप भी दावेदार हैं नरसिंहपुर से? नरसिंहपुर से दावेदार का मतलब ये है कि निश्चित तौर से अगर मैं एलिजिबल हूँ, मुझ में क्राइटेरिया है, मैं उसको फुलफिल कर सकता हूँ, समाज के काम आ सकता हूँ, उपयोग हो सकता है, तो मुझे मेरा उपयोग करना चाहिए। क्या संभावना है सर पार्टी में जो मंथन चिंतन कोई चर्चाएं चलती है ना सर, पैनल जा रही है, वो पार्टी का विषय है जी, वो पार्टी का विषय है। देखिए, पार्टी जिम्मेदारी सौंपेगी तो उसको निभाया जाएगा। ये देखिए, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में एक लक्ष्य रखता है। वो सोचता है कि भाई वो पढ़ेगा लिखेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा,
फिर अमुक व्यवसाय करेगा, फिर अपना घर परिवार चलाएगा, फिर उसके आजू बाजू के लोगों के लिए मदद करेगा। जी, जी। फिर जब वो सब चीज़ें से होता है तो उसको लगता है कि क्या मैं मेरे टैलेंट का और मेरे काम का मैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बड़े पैमाने पर समाज के लिए कर सकता हूँ क्या। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम हमारी वैयक्तिक सामर्थ्य के सहारे नहीं कर सकते, उसी लिए हमें सामूहिक सामर्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। और तब ऐसा लगता है कि भाई कि अगर मैं उपयोगी हूँ समाज के और अगर मेरा उपयोग किया जाएगा तो मैं ज़्यादा काम कर सकूँगा। नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब नहीं, आपको अगर चयन किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप निकम्मे हो गए या आप काम के नहीं बचे या आप कहीं दूसरी जगह लग गए। नहीं, समाज सेवा का काम है, वो निरंतर चलते रहेगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है, अभी आपने भी देखा, बड़े चौंकाने वाले नाम सामने निकल के आए, तो क्या 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 लगता है इससे? नहीं, चौंकाने वाले नाम नहीं है, ये बीजेपी का अंदर का डर है, ये बीजेपी की शंका है। बीजेपी सशंकित है अपने जीत के प्रति, तो और स्वाभाविक है ये, क्योंकि उन्होंने 18 साल में कुछ किया ही नहीं। 18 साल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो वो सोच रहे हैं कि अब एक काम करें, बड़े मदारियों को ले आते हैं जी, तो शायद मेला सज जाए, ऐसा सोच रहता है। सर 3 केंद्रीय मंत्री, 6 सांसदों की इनकी जो इनको उतारने से क्या फर्क नजर आ रहा है? नुकसान है, नुकसान इन द सेंस, मुझे इन 3 केंद्रीय मंत्रियों के जो हैं 10 साल से, आज मोदी जी को 10 साल होने जाएंगे, ये 10 साल से हैं, और एक तो उसके 2 तो उसके पहले भी अटल जी की सरकार में भी मंत्री थे, उस सरकार में भी मंत्री थे 2 लोग, तो इसमें से इनकी मुझे उपलब्धि बताएं जब से मंत्री की, इन्होंने इनके मंत्रालय में क्या किया। नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री थे, इतना बड़ा 1.5-2 साल तक किसान वहां आंदोलन धरने पे बैठे रहे, इनकी इतनी जहमत नहीं थी कि ये जाके उनसे बात करें। अंततोगत्वा घुटने टेक के वो बिल इनको वापस लेना पड़ा। 1000 किसान मर गए, या आग के नीचे मध्य प्रदेश में किसान की दुर्गति हो रही है, इनको दिखता नहीं है। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री है, किसान की क्या दुरावस्था है, क्या फसल की हालत हो रही है, इनको दिखता नहीं। इनकी जब उनके मंत्रालय में उपलब्धि नहीं है, ये अभी जो लड़ रहे हैं एक मंत्री, ये एक मंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रहे, जब ये स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, ये बता दें कि इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया, कौन सी चीज इनकी उपलब्धि है। ये जो एम्स की बात करते हैं, ये एम्स की बात भी बहुत पुरानी है, और ये समय काल से सब जगह होना है। जी जी, ये समय, ये परंपरागत से आना है, ये बुनियादी सुविधाओं के साथ परंपरागत, ये बुनियादी सुविधा ये आना ही है। इनकी नहीं है उपलब्धि कुछ, आज भी इनकी उपलब्धि ये है कि अगर ये जिला स्तर के अस्पतालों को ठीक कर लेते, सुधार लेते। तीसरे जो है वो संस्कृति मंत्री रहे, पर्यटन मंत्री रहे, कौन सा पर्यटन केंद्र इनने डेवलप कर दिया या बढ़ाया, ये मुझे बता दें। ये गोटेगांव के लिए इनने क्या करके दिया। ये दमोह में सांसद रहे, वहां पे इतने बड़े हमारे जैन तीर्थ है, इनका उसमें कोई योगदान नहीं। वहां इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां देवरी में एक पंढरपुर करके जगह है, जहाँ पे भगवान विट्ठल का मंदिर है, और ये प्राचीनतम मंदिर है जो पंढरपुर में है, ठीक उसका मंदिर आज उसकी दुरावस्था, वो वहाँ के महाराज समाज के लोग और वहाँ के लोग उसको बना रहे, इनका कोई योगदान नहीं उसमें, इन्होंने कुछ किया। बर्मान इतना हमारा पवित्र स्थान, आज हमारे नरसिंहपुर का नरसिंह मंदिर है, नरसिंह मंदिर को जीर्णोद्धार जो किया वो वहाँ की स्थानीय समिति, उनको बधाई है, बहुत बेहतरीन काम किया वो जाट युवा मोर्चा और अन्य समिति के लोगों ने, मगर इन लोगों का कोई योगदान नहीं। इनके जब इनके मंत्रालय में रहते हुए कोई सोच नहीं थी, कोई विजन नहीं था, उनने उनके क्षेत्र के लिए कुछ किया नहीं, तो क्या इनसे अपेक्षा करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। सर आने वाला जो वक्त है, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, चुनावी भूगोल बजने में, आचार संहिता भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आचार संहिता लग जाएगी। इन सब परिस्थितियों में कांग्रेस की क्या तैयारी है, कांग्रेस किस ओर बढ़ रही है, किस विजन को लेकर बढ़ रही है? अच्छा, दूसरी बात यदि हम बात करें नरसिंहपुर जिले को लेकर, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि दावेदार बहुत हैं, किसी एक को दायित्व सौंपा जाएगा तो क्या सब मिलके बढ़िया एक मत आगे बढ़ेंगे, और नरसिंहपुर जिले के विकास के लिए क्या अवधारणा रहेगी कि हम किस रूप में जिले का विकास कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी में क्या कम दावेदार थे, वर्तमान विधायक जी थे ही सिटिंग, उनके अलावा भी 4-5 लोग चाहते थे कि उनको टिकट मिले अगर इनकी जगह हो,
महिलाएं भी कुछ थी जो चाहती थी, ठीक है, पार्टी ने निर्णय लिया कि वो केंद्रीय मंत्री जी को भेजेंगे, सारे लोग उनके वहां लगेंगे, हमारे भी पूरे लोग लगेंगे, हमारे यहाँ भी जो भी प्रत्याशी घोषित होगा पूरी ताकत के साथ सारे लोग उसके साथ लगेंगे। कमलनाथ जी ने पिछले 5 साल से निरंतर दौरा, दिग्विजय सिंह जी निरंतर दौरे कर रहे हैं, अरुण यादव जी अपने क्षेत्र में पूरा दौरा कर रहे हैं, सुरेश पचौरी जी अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, विवेक कृष्ण तनखा जी कर रहे हैं, सब जगह सब बड़े नेता जा रहे हैं, लोगों को एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं निचले स्तर तक, गांव तक जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं। हम भी करेंगे और हमारा तो विजन है कि हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, बहुमत की सरकार, पूरी ताकत की सरकार, टिकाऊ सरकार, और हमारे कोई भी बिकाऊ व्यक्तियों को इस बार प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा, कोई बिकाऊ नहीं रहेगा, ये तय है। सर यदि मान लीजिए, हमारी शुभकामना है, ये बड़े बड़े नेताओं को इस लिस्ट में उनने दिया, अगली लिस्ट में और बड़े बड़े नेताओं, अच्छी बात है, वो उनकी पार्टी का सोच है, उनको वो उनका अधिकार है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंडिडेट कोई भी हो, जो प्रतिस्पर्धा है वो प्रतिस्पर्धा रहेगी और अच्छी प्रतिस्पर्धा रहेगी। सर जिले की जो भी समितियां होती हैं, विकास समिति हैं और जो भी योजना समिति हैं, हमने देखा लगातार आपकी सहभागिता उसमें रहती है। यदि परिस्थितियां ये बनती हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, कांग्रेस के विधायक होते हैं, उन परिस्थितियों में नरसिंहपुर के लिए प्राथमिकी क्या रहेगा? जैसे मैंने अभी आपसे एक बात की, लगातार जब हम किसानों के पास जा रहे हैं, बेरोजगारों से मिल रहे हैं, तो लगातार बेरोजगार बच्चों के फोन आते, क्योंकि माननीय बीजेपी के नेताजी ने ये कहा था कि नरसिंहपुर में बेरोजगारी जैसी कोई समस्या ही नहीं है। तो मेरे पास बच्चियों के फ़ोन आते हैं और फ़ोन में जब मैं उठाता हूं तो एक ही बात बोलते हैं कि मैं बेरोजगार हूं। ये बड़ा मतलब ऐसा लगता है बहुत पत्थर पटक दिया हो किसी ने ऊपर, ऐसा लगता है जब फ़ोन आते हैं। हम शहर में जाते हैं तो हमसे लोग बोलते हैं भैया मैं बेरोजगार हूं। तो इन सब परिस्थितियों में आने वाले वक्त के लिए किसानों के लिए और बेरोजगारों के लिए क्या योजना लेकर आएंगे जिससे कि वो ये समझें कि अब हमारे भविष्य का निर्माण होने वाला? किसानों के लिए तो हमारे कमलनाथ जी ने हमारे किसान न्याय योजना जो किसानों के लिए घोषणा की है कि किसानों के लिए हम 5 हॉर्स पावर की बिजली बिल्कुल मुफ्त देंगे। इसमें छोटे मझोल किसान जिसके पास जो सब्जी भाजी उगाते हैं, 1 हॉर्स पावर की मोटर रहती है, 2 हॉर्स पावर की रहती है, उनको लाभ मिलेगा। उनको तो सर सबसे बड़ी चीज जो मुझे चाहिए सर, उनको मुझे लगता है उनको पैसे देने में किसान को कोई दिक्कत नहीं। आप भी जानते हैं नरसिंहपुर के किसानों को, तो किसान को सिर्फ चाहिए बिजली। किसान को बताया ना, मैं सिर्फ बिजली चाहिए किसान को, कि आप किसान को एक बिजली दे दें, एक बीज दे दें, एक दे दें खाद, 3 चीज चाहिए। वो भी आपको वही बता रहा हूं कि हमारी सरकार आएगी, 5 हॉर्स पावर का कनेक्शन माफ रहेगा, किसानों के बिल पूरे माफ करेगी जो अभी तक के पेंडिंग है। 12 घंटे बिजली किसान के हर खेत को 12 घंटे बिजली मिलेगी और उसमें बंद होने का कोई काम नहीं। 12 घंटे हमारी सरकार किसान को बिजली देगी। और ये जो किसान को लगने वाली बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जैसे कि आपने बताया खाद, बीज, बाकी कीटनाशक दवाइयाँ, ये जितना सबसे बेस्ट क्वालिटी का मानक स्तर का किसान को समय पर और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगी। उसके लिए हमारी सरकार को अगर अपनी जेब से अतिरिक्त कुछ देना पड़ेगा तो वह भी अनुदान किया जाएगा। उसी तरह से कृषि उपकरण है, कृषि उपकरण बहुत महंगे हैं। आज 18% मर्सिडीज गाड़ी खरीदिए तो आपको 9% पे 7% पे मिल जाएगी, और ट्रैक्टर लेने जाओ तो 14-15% आपको इंटरेस्ट लग रहा है। ये सब जो डिस्पैरिटी है, ये डिस्पैरिटी को हमारी सरकार दूर करेगी, उनको किसानों को ये सब चीज़ें उपलब्ध कराएगी। समय पे फसल की खरीदी होगी किसान की और समय पे भुगतान किया जाएगा। ये किसानों के लिए पूरी तरह से रहेगा। मंडियों में किसान का शोषण रोका जाएगा। मंडी शुल्क जो किसान के आय पे जो व्यापारियों से वसूला जाता है, वो किसानी क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसान के डेवलपमेंट के लिए, किसान को हमारे इसमें एक मतलब मेरे जहन में एक योजना है जिसे मैं कहूँ कि भाई मंडी शुल्क जो एकत्रित होता है, इस मंडी शुल्क से उस मंडी के क्षेत्र में एक ग्रामीण लोगों के लिए एक एकदम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, जहाँ पे किसानों को सब्सिडाइज रेट पे या निःशुल्क रेट पे इलाज मुफ्त दिया जाए। वो मंडी शुल्क का करोड़ों रुपए खरीद एकत्रित होता है, परंतु सरकार उसको सीज कर लेती है, उसको जब्त कर लेती है और फिर ये अपने रेवड़ी बांटती है उस पैसे से, ये सरकार। और दूसरा जो SEZ
जो डेड पड़ा है कठौतिया के पास का, उस SEZ को प्राथमिकता पे हम जीवित करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, वहाँ पे लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जगह देंगे, उसमें लगने वाला जितना इंसेंटिव है वो इंसेंटिव देंगे। और यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण, अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाए हैं वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में है भी शायद मेरे ख्याल से, इसकी जल शक्ति में पक्का मुझे मालूम है केंद्र सरकार में। हम वहाँ पर नरसिंहपुर में, क्योंकि ये एग्रीकल्चर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित हम कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे और उद्योग स्थापित करवाएंगे। मेडिकल कॉलेज एक हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी, जो हम इस सरकार से कई बार मांग करते रहे और यहाँ के प्रतिनिधियों ने कई बार गप्पे मारी कि यहाँ हो गई है, बन गया है, स्वीकृत हो गया है, बस होने ही वाली है। अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने 6 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, नरसिंहपुर का नाम उसमें नहीं है। सर लेकिन चुनाव जब नज़दीक आते हैं तब लगातार हम देखते हैं कि दबे स्वर भी उभरने लगते हैं, गरजने लगते हैं, बरसने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब गाड़ी पटरी पे आ जाती है, मतलब बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सरकार बन जाती है, फिर वही परिस्थितियां बन जाती हैं, मतलब जनता जो है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। आपने 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार देखी, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के प्रतिनिधि ये जानते हैं कि सरकार कैसे चलाई जाती है। घोड़ा सवार को पहचानता है, अगर सवार अच्छा हो तो घोड़ा बराबर चलता है। यहाँ तो सब सवार ही अनाड़ी है, वो तो घोड़े का चना ही खाने की कोशिश में लगे हैं, तो घुड़सवारी कैसे करेंगे वो। कांग्रेस जानती है कि कैसे चलाना चाहिए। 15 महीने की सरकार थी, आप नरसिंहपुर के उस 15 महीने के समय का एक ब्लूप्रिंट बन गया था। नरसिंहपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी हो चुकी थी, नरसिंहपुर में सेपरेट लॉ कॉलेज की हो गई थी, नरसिंहपुर में खेल कॉम्प्लेक्स की ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था, नरसिंहपुर में इतवारा बाजार का उन्नयन का हो गया था, नरसिंहपुर में शासकीय अस्पताल का उन्नयन और उद्घाटन उसी समय हुआ। सिंगरी का भी कुछ ये 15 महीने में हुआ, ये 18 साल में नहीं कर पाए। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार कौन बेहतर चला सकता है। ये सिर्फ लफ्फा जी कर सकते हैं, ये गाल बजाना जानते हैं और लोगों को कुछ ना कुछ प्रलोभन दे दा के कुछ बता के। अस्वस्थ सर जनता के मत को लेकर, क्योंकि जनता बड़ी खामोश है, मौन है, वो खामोशी जो है कहीं ना कहीं सुनामी की ओर बढ़ती है, परिवर्तन की ओर बढ़ती है। आप ही कह रहे हैं, संकेत आप ही कह रहे हैं कि खामोशी बता रही है कि सुनामी आने वाली है, तो सुनामी आएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उड़ा ले जाएगी। आप पूर्ण आश्वस्त हैं कि सरकार बन रही है कांग्रेस की? 100%। सर नरसिंहपुर की 4 सीट हैं, पिछली बार 3-1 का आंकड़ा रहा था, इस बार कितना आंकड़ा? 4-0। ये तो सर बड़ा हो जाएगा सीधा सीधा। नहीं, बड़ा ही मतलब हम ध्येय ही बड़ा है हमारा, हम चारों जीतेंगे। सर एक और अभी अफवाह कह दें या चर्चाएं कह दें, बहुत ज़बरदस्त चर्चाएं चल रही हैं कि तेंदुखेड़ा विधानसभा से पहली बात हुई कि जो विधायक संजय शर्मा जी हैं कि उनको पार्टी की तरफ से मनाया थपाया जा रहा है। यदि वो नहीं मानते हैं तो साधना सिंह जी आज की यदि हम बात करते हैं तो वो तेंदुखेड़ा में आई हुई है, मतलब महाराज जी के दर्शन करने। तो ये क्या समीकरण पूरा? नहीं समीकरण नहीं भाई, तेंदुखेड़ा विधानसभा से कांग्रेस से कौन लड़ेगा ये कांग्रेस तय करेगी। वर्तमान विधायक हमारे संजय शर्मा जी हैं, बहुत जुझारू हैं, एक्टिव है, डेवलपमेंट के प्रति समर्पित है, पार्टी के प्रति समर्पित हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि वो चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। बाकी जो आप बता रहे हैं वो तो सब मीडिया की गॉसिपबाजी है, वो तो चलती रहती। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी से कौन लड़ेगा, ये उनका विषय यार, भारतीय जनता पार्टी वाले बताएंगे कौन लड़ेगा। लेकिन आज का जो है एक अचानक दौरा शिवराज सिंह चौहान नहीं, ये किशोर देखिए परम पूज्य हीरापुर वाले स्वामी जी महाराज ये परम श्रद्धेय व्यक्ति है, श्रेष्ठ तपोनिष्ठ संत हैं। उनके दर्शन के लिए कोई राजनीतिक व्यक्ति आए तो इसके मायने ये नहीं कि उसमें कोई राजनीति देखी जाए। कोई बिजनेसमैन जाए तो ये ना देखा जाए कि वो इसलिए जा रहा है कि महाराज जी कोई चमत्कार कर देंगे जिससे उसका बिजनेस रात दिन दूना चौगुना बढ़ेगा। महाराज जी तो सभी को आशीर्वाद देते हैं, संत के लक्षण वो हैं, और श्रेष्ठ संतों में से एक संत हम सौभाग्यशाली हैं, इतने श्रेष्ठ संत हमारे जिले में हैं और उनका आशीर्वाद सतत हमारे जिले को प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है।
ऐसा नहीं है कि जो वहां जाके साक्षात दंडवत कर रहा है उनको उसी को आजाद। आज हम यहाँ बैठे बैठे भी उनका अगर स्मरण कर रहे हैं तो हमें भी उनका उतना ही सानिध्य और आशीर्वाद उतना ही है। तो इसलिए इनके राजनीतिक मायने संतों के साथ लगाना नहीं चाहिए, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, संत के प्रति। सर अंतिम सवाल नरसिंहपुर से लेता हूं कि नरसिंहपुर में मॉडल रोड बनी है और नरसिंहपुर की जो सड़कों के हाल हैं चारों तरफ यदि हम देख लें वर्तमान में, तो कभी ये कांग्रेस कार्यकाल में हुआ करता था कि सड़कों पर ही बीजेपी ने राजनीति की, प्याज पे की, गैस टंकी पे की। आज वही परिस्थितियां पुनः नजर आ रही हैं और हम लोग लगातार मीडिया है उन खबरों को प्रसारित कर रहा है कि ये आज के हालात हैं। और मॉडल रोड के बारे में कितना क्या बोलेंगे, आप क्या उल्लेखित ये जो करेंगे? नरसिंहपुर का मॉडल रोड है, अगर इसकी तह में जाएंगे तो यह मॉडल रोड भी माननीय कमलनाथ जी जब नगरीय प्रशासन मंत्री केंद्र में थे, सुनील जायसवाल जी जब विधायक थे, महंत प्रीतमपुरी नगर पालिका के अध्यक्ष थे, ये उस समय सुनील जायसवाल जी के प्रयासों से हमारे जो विधायक थे और कमलनाथ जी के, उससे ये रोड स्वीकृत हुआ। पर दुर्भाग्य क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, स्थानीय इकाइयां भारतीय जनता पार्टी की थी, तो काम तो वही करवाएंगे और काम की गुणवत्ता पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से ये स्थिति आज नरसिंहपुर शहर की हो रही है। ये जो आप सीवर लाइन देख रहे हैं, ये सीवर लाइन का भी प्रोजेक्ट 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के समय माननीय नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वीकृत करवा के लाया था। लेकिन सर उससे तो नरसिंहपुर के हाल बेहाल हो गए। ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है, वो एजेंसी तो भारतीय जनता पार्टी की है। यही तो मैं कह रहा हूं कि इनकी सोच खराब है, इनको कार्य करना नहीं आता। अगर यही हमारी सरकार होती तो आप देखते गुणवत्ता कैसी रहती। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर संजीव चांदोरकर सर थे। आपने बेबाक शब्दों में जो कहे जाते हैं कि दबेश्वर गर्जे, सर आज भी अपनी बात पे कायम है और लगातार उन्होंने अपनी उसी ओजस्वी भाषा के साथ उन्होंने बात रखी और कांग्रेस का उन्होंने विश्वास जताई। कांग्रेस 4 सीट नरसिंहपुर से निकाल रही है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और सरकार बनने के बाद वो युवा बेरोजगारों के लिए और वहीं किसानों के लिए जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उनको यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। विधायक कोई बने, दावेदार बहुत सारे हैं, लेकिन पार्टी जिसको तय करेगी उसके साथ सब एक मतेन चलेंगे और आगे चल के नरसिंहपुर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो सर ने हमें बहुत सारा समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।